नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, आज से हम एग्जाम कांकर्स चैनल पर एक ऐसे विषय की पढ़ाई करने चल रहे हैं जो न केवल परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन मूल्यों को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। दोस्तों, जंगल में रहने वाले एक वानर से लेकर के वर्तमान में चांद पे पहुंचने वाले तकनीकी दक्ष मनुष्य बनने तक की जो कहानी है, जो विकास यात्रा है, उसका वर्णन भी, उसका बीजारोपण भी इसी विषय में मिलता है। और इस विकास यात्रा को समझने के लिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज से एग्जाम कांकर्स चैनल पर हम भारतीय इतिहास विषय पढ़ने चल रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ एग्जाम हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे सीटेट या यूपी टेट की कोई परीक्षा हो, या ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं है कि जहां 15 से 20% प्रश्न इतिहास विषय से न पूछे जाएं। तो यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। साथ ही इस विषय को जान करके हम अपनी सभ्यता, संस्कृति को भी जान सकते हैं, मानव विकास की यात्रा को भी जान सकते हैं। इसलिए भी इस विषय का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो आज से हम अपने एग्जाम कांकर्स चैनल पर आप लोगों के लिए संपूर्ण भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे आप लोगों के साथ, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है सरलता से सफलता की ओर ले जाना। तो चलिए आज से हम इतिहास विषय की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी विषय को जानने के पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम पहले वहीं से शुरू करते हैं। और जो इतिहास के संबंध में कुछ तथ्य हैं, या आप जान सकते हैं कुछ मिथक हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिससे लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से तथ्य हैं। ठीक है। तो भारतीय इतिहास, अब देखिए, जो इतिहास पढ़ने में जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर इतिहास है क्या। सबसे पहले ये जानना है कि इतिहास क्या है। फिर दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट नहीं हैं, तो हमारे लिए इतिहास का कोई मूल्य नहीं है, हम इतिहास क्यों पढ़ें। तो हम इसको भी बताएंगे कि आप अगर छात्र जीवन में नहीं हैं, तब भी आपके लिए इतिहास बहुत जरूरी है, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। आप जाने अनजाने में भी रोज इतिहास का अध्ययन करते हैं, भले ही वो बहुत प्राचीन काल से न हो। हम इसकी व्याख्या करेंगे, हम आगे इसको आपको बताएंगे। तो तीसरे सेगमेंट में हम बताएंगे कि हम स्टूडेंट नहीं है तो इतिहास क्यों पढ़ें। और जो इतिहास विषय के संबंध में चौथी सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है कि कैसे पढ़ें, इतिहास पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि इतिहास लेखन में बहुत विकृतियां आ गई हैं, वो हम बताएंगे किस कारण से इतनी विकृतियां आई हैं। तो उन विकृतियों से बचने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। तो हमारा चौथा और अंतिम सेगमेंट होगा कि इतिहास को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इन चारों सेगमेंट को लेके चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इतिहास शब्द क्या है और इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। हिस्ट्री शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया वो हेरोडोटस ने किया, इसीलिए इन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अब इतिहास में जो दर्शन है, उस दर्शन के जन्मदाता हैं वाल्टेयर महोदय। जो इतिहास दर्शन है उसके जन्मदाता कौन है? वाल्टेयर महोदय। आगे चल के हम इन सब की अलग अलग व्याख्या करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस और इतिहास दर्शन के जन्मदाता हैं वाल्टेयर। अब आइए चलते हैं, इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है, आखिर इतिहास शब्द क्या है। तो चलिए देखते हैं। इतिहास शब्द जो है
वो इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से वो 3 शब्द हैं? इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों इति का अर्थ है ऐसा ही, है का अर्थ है निश्चित रूप से, और आस प्रत्यय है, इसका अर्थ है था। अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है इति का मतलब ऐसा ही, निश्चित रूप से, था, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो अब इसकी परिभाषा जो निकल के आती है वो ये आती है कि अर्थात जो घटनाएं अतीत में निश्चित रूप से घटी हैं उसे इतिहास कहते हैं। जो घटनाएं अतीत में, ये इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से घटी हैं, कोई ऐसी घटना जो नहीं घटी है वो इतिहास में दर्ज नहीं है, तो इतिहास के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसी घटनाएं जो अतीत में निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। ठीक है, आप इतिहास की परिभाषा समझ गए होंगे। अब इतिहासकार क्या करता है? इतिहासकार जो है इन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से सरल तरीके से इकट्ठा कर लेता है और इसको इकट्ठा करके पाठक के सामने एक क्रमबद्ध रूप में पेश करता है, तो पाठक उसे आसानी से पढ़ता है, समझता है और उसके द्वारा उसको इतिहास के विषय में जानकारी होती है। तो ये हो गई इतिहास के बारे में बातें। अब देखते हैं कि इतिहास के संबंध में विद्वानों के क्या विचार हैं। आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे चले, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हो गया, चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं कि इतिहास के संबंध में विद्वानों के क्या विचार हैं, विद्वान जो है इतिहास के बारे में क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेकन महोदय। बेकन महोदय का विचार है, बेकन महोदय का कहना है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ये बेकन साहब का स्टेटमेंट है, उनका कहना है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इसका मतलब क्या है कि इतिहास में इतनी जानकारियां हैं, इतने तथ्य हैं, इतनी बातें हैं जिससे मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो बेकन जो है इतिहास पढ़ने वाले मनुष्य को बुद्धिमान बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे इतिहासकार हैं ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन का कहना है कि इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? अपरिवर्तनीय रूप वाली मतलब जिसके रूप में कोई परिवर्तन न किया जा सके, ऐसी कहानी जो कभी घटित हुई है जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप कोई परीक्षा आज पास हो जाइए, आज पीसीएस हो जाइए, आज की तारीख है, मान लीजिए आज 7 मई है, 7 मई है या 8 मई है, आज के दिन अगर 8 मई 2024 को कोई परीक्षा आप पास कर जाते हैं, आज के 20 साल बाद जब आप सोचेंगे कि 8 मई 2024 को क्या हुआ था, तो आपको पता चलेगा उस दिन आपका रिजल्ट आया था, उस दिन आप आईएएस हो गए थे या पीसीएस हो गए थे। और उस स्थिति में, उस चीज में आज के 20 साल बाद भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये घटना घटी है और आपने ये परीक्षा पास की है, आप अधिकारी बने हैं, आप आगे बढ़े हैं। तो यही ट्रेवेलियन महोदय का कहना है कि जो घटना घट गई है उस घटना को अपरिवर्तनीय रूप में प्रस्तुत करना, वही एक कहानी, वही इतिहास है। ठीक है, अब आ जाते हैं रेनियर महोदय। रेनियर महोदय ने क्या किया, इन्होंने जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री में HISTORY में HI को निकाल दिया, इसको हाई कर दिया, हाई करके बाहर कर दिया, और इन्होंने कहा इतिहास एक कहानी है और कुछ नहीं है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से बताया कि इतिहास में कुछ नहीं है, वो एक कहानी है, राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, इधर उधर की तमाम कहानियां हैं, केवल कहानियों से भरा हुआ है इतिहास, बाकी इतिहास में कोई कुछ नहीं है। तो ये रेनियर महोदय का विचार है। अब आते हैं चौथे इतिहासकार, इनका नाम है JB ब्यूरी। इनका कथन है कि इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज्यादा। अब समझिए, पहले तो आप ये जानिए कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी घटना का
सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, किसी घटना का सुव्यवस्थित, एक सेकंड, किसी घटना का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। किसी घटना का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए, अब ब्यूरी महोदय का जो ये स्टेटमेंट है, इसको इससे विज्ञान से जोड़िए। विज्ञान की एक खास बात होती है कि विज्ञान जब चलता है तो अपने साथ वो प्रमाण भी लेके चलता है। अगर विज्ञान ने ये कह दिया, हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं कि अगर विज्ञान ने ये कहा कि एयर कंडीशन लगाने से कमरे का तापमान नियंत्रित होता है, ऐसा मान लीजिए विज्ञान ने कहा, तो विज्ञान उसको प्रूव भी करेगा। आप कमरे में एयर कंडीशन लगाइए और आप देखिए, आप अपनी इच्छानुसार अपने कमरे का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। तो विज्ञान की एक खास बात है कि वो अपने साथ अपने तथ्य को लेके चलता है। जहां कोई भी व्यक्ति विज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठाएगा, वो वहीं उसका प्रमाण दिखा देगा। तो इसीलिए कहा जाता है विज्ञान जो है एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। अब आते हैं जेबी ब्यूरी महोदय पर। जेबी ब्यूरी महोदय ने इतिहास को विज्ञान से जोड़ दिया है। उनका भी कहना है कि जितनी घटनाएं हुई हैं सबके प्रमाण इतिहास में उपलब्ध हैं, और जब उसकी चर्चा की जाएगी, उस घटना की चर्चा की जाएगी, तो इतिहास उस प्रमाण को आपके सामने रख देगा। तो इसीलिए वो इतिहास को विज्ञान ही मानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तहकीके हिंद के रचयिता अलबरूनी की तरफ। अलबरूनी ने क्या कहा? ये ब्यूरी महोदय से एक कदम और आगे निकल गए। इन्होंने कहा कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। इतिहास जो है समस्त विज्ञानों की रानी है। इनका अलबरूनी का कहने का मतलब ये था कि जितने भी विज्ञान हैं वो सब इतिहास में समाहित हैं। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित चीजें मिलेंगी, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित चीजें मिलेंगी, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित चीजें मिलेंगी, और तो और उसमें रसायन विज्ञान से संबंधित चीजें भी मिलेंगी। रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें रसायन विज्ञान के बारे में बताते हैं एक मजेदार बात। जैसे रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें बिना गुण दोष मिलाए किसी का मिलन नहीं हो सकता। यह सिद्ध करने के लिए सबसे जरूरी है रसायन विज्ञान का जानना। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अगर आप जानते हैं कि चीनी को अगर पानी में घोला जाए, मान लीजिए ये पानी है भरा हुआ है, इसमें अगर आप शुगर को डालते हैं, जब आप इसमें शुगर को डालेंगे तो ये विलयन इसमें घुल जाएगा, तो ये एक मीठा विलयन बनाएगा। ये मीठा विलयन शरबत बन जाएगा, आप इसको पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, आप इसी में सोडियम मिला दिए, अगर आप इसी जल में सोडियम मिला दिए तो क्या होगा? पानी में आग लग जाएगी या सोडियम में आग लग जाएगी। अगर पानी के छींटे भी आपने सोडियम पे मार दिए तो सोडियम जल जाएगा। रसायन विज्ञान क्या करता है? पहले गुण और दोष मिला लेता है, फिर कहता है भाई तुमसे संबंध बनाने लायक है कि नहीं है, तुमसे व्यवहार करने लायक है कि नहीं है। ये रसायन विज्ञान की खासियत है। अलबरूनी ने कहा कि जितनी भी चीजें रसायन विज्ञान से संबंधित या ऐसे संबंधों से संबंधित कि किससे संबंध रखना है और किससे संबंध नहीं रखना है, किससे संबंध लाभदायक है और किससे संबंध हानिकारक है, इसकी भी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। तो इसीलिए अलबरूनी महोदय ने ये बताया कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। ठीक है, आपने ये सब देख लिया, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी तक हमने जो बातें आपको बताई उससे आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी। क्या समझ में आया होगा? आप ये जान गए होंगे कि जो इतिहास विषय है उसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। मैं सही हूं? आप अपने आप से पूछिए। अगर आपने इसको ध्यान से सारे उसको सुना है तो आप ये जान गए होंगे कि इतिहास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि जितने विद्वान हैं उन विद्वानों ने
इतिहास के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया हो गया कि इतिहास की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ठीक है, सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सभी विद्वानों के जो विचार हैं वो सब अलग अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि सारे विचार, सभी विद्वानों के विचार अलग अलग है, कोई सर्वमान्य परिभाषा ही नहीं है, जबकि इतिहास इतना समसामयिक विषय है, ऐसा विषय जो हमेशा रोज की दिनचर्या में हमारे काम आता है, ऐसा विषय है। तो इसके बारे में कोई मतलब एक राय नहीं है किसी में। उसका कारण है, मैं बताता हूं कि उसका कारण क्या है। देखिए, इतिहास में क्या है, इतिहास को पढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबके विचार में विभेद का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है नजरिया। क्या है? नजरिया। नजरिया को आप जो है डायमेंशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो इतिहास विषय को पढ़ने का जिसका जैसा नजरिया है, जिसका जैसा डायमेंशन है, उसने उस रूप में इतिहास को देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें कई डायमेंशन है। आप जितना सोचेंगे उतने डायमेंशन है। जिस डायमेंशन से, जिस नजरिया से या जिस दृष्टिकोण से इतिहास पे नजर डालेंगे, आपको इतिहास उसी तरह से दिखेगा, उसी तरह से सार्थक लगेगा और उसी तरह से आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये जो सबकी परिभाषाओं में जो अंतर है, जो एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है इतिहास में पाए जाने वाला डायमेंशन और उसको देखने वाला जो नजरिया है, इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है। इसलिए अब देखिए, इस डायमेंशन के कारण क्या हुआ, मैं बताता हूं कि आप ये जानिए कि ये जो डायमेंशन है, इस शब्द का असर क्या हुआ। इस डायमेंशन, नजरिया या दृष्टिकोण का जो असर हुआ वो ये हुआ कि इतिहासकारों के ऐसे ऐसे वर्ग पैदा हो गए, अलग अलग टाइप के वर्ग पैदा हो गए। उनकी बिरादरी बन गई कि इन्होंने, ये ऐसे इतिहासकार हैं, वो ऐसे इतिहासकार। जैसे एक वर्ग बना दरबारी इतिहासकार का, ठीक है, जो किसी शासक के यहाँ चाटुकारिता करते थे, किसी शासक के यहाँ रहते थे, उनकी प्रसन्नता के लिए गीत गाते थे, नहीं तो भाई सर कलम कर दिया जाएगा। उनका खा रहे हैं तो उनका गाना है, तो सामान्य सी बात है। तो एक दरबारी इतिहासकार हैं, इन्होंने इतिहास लिखा। इन्होंने इतिहास कैसे लिखा? अपने हिसाब से लिखा, अपने राजा की प्रशंसा और प्रजा के ऊपर जो उनके राजा के उपकार हैं, जितने अपराध हैं वो छुपा लिए, जितने उपकार, जो अपराध भी थे उसको उपकार में परिवर्तित करके बता दिए। एक हो गए दरबारी इतिहासकार। फिर आए साम्राज्यवादी इतिहासकार। ये मैं उनको बता रहा हूं जो सिर्फ डायमेंशन और नजरिए से जो इतिहासकारों की बिरादरी पैदा हुई है उन्हें बता रहे हैं। ये है साम्राज्यवादी इतिहासकार। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वामपंथी इतिहासकार। वामपंथी आ जाते हैं, इनके काउंटर के लिए दक्षिणपंथी इतिहासकार आ जाते हैं। फिर राष्ट्रवादी इतिहासकार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इतिहासकार हैं, ये जो इतिहासकारों की बिरादरियां हैं, इन इतिहासकारों ने अपने अपने डायमेंशन से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से इतिहास को लिखा है और इसीलिए जो उसकी इतिहास की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो नहीं मिल पाती है। ये जिस इतिहासकार को आप पढ़ेंगे, उस नजरिए से आप इतिहास को पढ़ेंगे। अगर उसने अच्छा लिखा है तो उस हिसाब से अच्छा देखेंगे, अगर उसने बुरे को भी अच्छा लिखा है तो आपको बुरा भी अच्छा लगेगा। भारत इस मामले में बहुत दुर्भाग्यशाली रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत एक मामले में बहुत दुर्भाग्यशाली रहा है। आप कल्पना कीजिए, आपका घर है कहीं, ये मान लीजिए आपका घर है, बगल में आपके पड़ोसी का घर है, आपके घर में एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और पड़ोसी के घर में नहीं है। जब आप एकदम कल्पना करिए, हमारे साथ साथ सोचिए, जब अमरूद के पेड़ पे फल आएंगे तो पड़ोसी की इच्छा जरूर होगी कि उस फल को तोड़ा जाए, उसे खाया जाए। मतलब उसकी इच्छा होगी, उसे लालच होगी कि हमको भी अमरूद मिल जाए। वो क्या करेगा? एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, 3 दिन बर्दाश्त करेगा, किसी न किसी दिन वो एक पत्थर उठा के यहाँ जरूर मारेगा। और अगर उसको उसका फायदा मिल गया, उसके एक पत्थर से अमरूद उसे मिल गया,
तो वह दोबारा भी प्रयास करेगा। बिल्कुल यही बात है। भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। भारत में संपन्नता थी, सब सुख शांति से रह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि ये जो भारत है, भारत के पड़ोसी देश जो थे वो भिखारी टाइप के थे। तब भी थे पड़ोसी, तो आज भी भिखारी है मान लीजिए। भारत के जो पड़ोसी थे वो सब भिखारी थे। इनके पास खाने रहने कोई व्यवस्था नहीं थी, यायावर जीवन था इनके पास। जब हम स्थिर हो गए थे, संपन्न थे, तब भी उनके खाने रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लूट के खाते थे। तो भारत की संपन्नता को देखकर उनके मन में क्या हुआ कि हम भी चलें और भारत से लूट के ले आए, हम भी संपन्न हो जाएं। तो इन चोरों डाकुओं के गिरोह ने क्या किया, बारी बारी से भारत पर आक्रमण किया। कुछ लोग तो आए और लूट के चले गए, वहां जाके उन्होंने अपने देश में जाके अपनी संपन्नता बढ़ाई, अय्यासीपूर्ण जीवन जिया और निपट लिए। कुछ ऐसे थे जिनके वहां भी रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो क्या किए कि वो यहाँ आए, यहीं बस गए और यहीं के जीवन में घुलने मिलने लगे, यहीं के लोगों पे शासन करने लगे और धीरे धीरे ये बताने लगे कि हम ही तुम्हारे माई बाप हैं, हम ही तुम्हारे विधाता है, हम शक्तिशाली हैं। भारतीय क्या थे, वो अपने काम में मस्त रहने वाले लोग थे। उनको क्या था, उनको जो लड़ाई झगड़ा करते थे वो अपने देश के अंदर ही करते थे, क्योंकि जो संपन्न आदमी होता है, जो बहुत मतलब ऐसे होता है कि वो भिखारियों पे काहे आक्रमण करने जाएंगे भाई। अगर कहे कि क्षेत्र विस्तार के लिए कोई आक्रमण करता तो क्षेत्र विस्तार कहाँ करेगा, जो गंगा यमुना का दोआब है वहां क्षेत्र विस्तार करेगा, कि जो सहारा मरुस्थल नखलिस्तान है वहां कोई क्षेत्र विस्तार करेगा, वहां क्या पाएगा। तो जब हमारे यहाँ सब कुछ था तो हम बहुत ज्यादा इधर उधर फड़फड़ाते नहीं थे, हमारे पास रहने खाने भर के बहुत था। लेकिन जिनके पास नहीं था वो भारत की संपन्नता को देखकर भारत की तरफ आकर्षित हुए। यहीं आके कुछ लोग बस गए जिनके वहां रहने की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, अब देखिए यहीं से शुरुआत होती है कि भारत के इतिहास का विकृतीकरण, जो हमको समझ में आता है कि कैसे हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। यही हम कहें कि जब यहाँ से विदेशी आक्रांता आते हैं भारत में और भारत में बस जाते हैं, भारत में रहने लगते हैं, तो वो जब आते हैं तो वो अपनी वीरता की कहानियां गाने के लिए अपने साथ इतिहासकार भी ले आते हैं। वो इतिहास क्या कार्य करते हैं कि भाई जो जिसका खाएगा उसी का बजाएगा। तो वो अपने शासक की खाते थे, चूंकि वो विजेता थे और हम जो है विजित थे। तो विजेता जो है क्या करता था, हमेशा विजेता अपने को ऊपर मतलब बताएगा ही कि हम विजेता हैं, हम आप शासन कर रहे हैं। तो हमेशा जो उनका दरबारी इतिहासकार था वो जहां से आया था, सोचिए खाने रहने की व्यवस्था नहीं थी, खा हमारा रहे, पहन हमारा रहे, रुपया हमारा लूट रहे, लेकिन बता रहे हैं कि हम जहां से आए हैं ना वहां ऐसा था, वहां की सभ्यता ऐसी है, वहां की संस्कृति ऐसी है, वहां के लोग ऐसे हैं, हम इतने अगड़े हैं, तुम इतने पिछड़े हो। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब भारत का इतिहास लिखा तो भारत का इतिहास लिखते लिखते उन्होंने क्या किया, अपने इतिहास की अपेक्षा भारत के इतिहास को कमजोर कर दिया और वो धीरे 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 भारत की सभ्यता संस्कृति को अपने देश की सभ्यता संस्कृति से कमजोर करते चले गए। भारत के लोगों को मूर्ख, पागल, कमजोर कहना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब भारत पे कई मतलब वंशों का शासन हुआ, ऐसे ही इतिहास में विकृतीकरण आता गया। लेकिन सबसे खतरनाक विकृति आई जब अंग्रेज आए। जब अंग्रेजों ने भारत पे आक्रमण किया, भारत पे कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने केवल इतिहास नहीं बदला, अंग्रेजों ने भारतीयों का माइंड सेट ही बदल दिया। उन्होंने भारतीयों के सोचने, समझने, पहनने, ओढ़ने, सारी चीजों को उसने बदल दिया। उसने भारत के पूरे माइंड सेट को बदल दिया और माइंड पे कब्जा करने के लिए जब मैकाले की शिक्षा पद्धति आई तो अंग्रेजी पढ़े हुए कुछ गिटपिटिया टाइप के भाषा पढ़े हुए कुछ लोग ऐसे थे समाज में जो ये बताया करते थे जिसे अंग्रेजी आती थी। खैर आज भी ये चीजें हैं, जो 4 शब्द अंग्रेजी बोल लेता है वो हिंदी वालों को बहुत हिकारत भरी नजरों से देखता है, ऐसा अब भी है। तो उस समय क्या हुआ, बहुत कम संख्या थी, तो जो अंग्रेजी बोल लिया वो अपने आप को पश्चिमी सभ्यता वाला मान लिया, वो अपने आप को बहुत मॉडर्न मान लिया। और जो हिंदी बोलने वाले यहाँ के सामान्य जनमानस था, भारतीय थे, उनको जो है वो पिछड़ा कहने लगे।
ट्रेडिशनल कहने लगे, उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन लोगों को ये बताना शुरू किया कि तुम्हारी जो सभ्यता संस्कृति है वो हमारे यूरोप की सभ्यता संस्कृति से बहुत पीछे है। हमारे यूरोप के जो पुस्तकालय हैं वो एक पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर तुम्हारा पूरा साहित्य नहीं है। और ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो उसमें शामिल हुए, धीरे धीरे ये अपनी सोसाइटी में वही बातें फैलाने लगे। धीरे धीरे समाज के निचले लेवल तक, ऊपर से नीचे तक ये बात फैलने लगी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति अंग्रेजों की सभ्यता और संस्कृति से पिछड़ी है। गोरे हमसे बहुत आगे हैं, हम गोरों से बहुत पीछे। अब सोचिए, हमारा खा रहे हैं, हमारा पहन रहे हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं, पैसा हमारा है। अगर तुम्हारी इतनी औकात थी तो तुम हमारे यहाँ आके क्यों अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने हम पे शासन किया, हमारा सब कब्जा किया और हमारे इतिहास को उसी रूप में लिखवाया जैसा वो चाहते थे। वो ये बताने का हमेशा ये प्रयास किए कि जो यूरोपीय इतिहास है वो भारतीय इतिहास से बहुत उन्नत है। अंततः अंग्रेजों ने जो किया, भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक सांप्रदायिक खाई को खींच दिया। अपने इतिहास लेखन की इसी परंपरा के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, भारत का भौमिक विभाजन तो 1947 में ही हो गया, पाकिस्तान बन गया। भौमिक विभाजन के बाद जो अंग्रेजों ने सांप्रदायिक रेखा खींची थी वो आज तक वो दरारें बढ़ती जा रही हैं, कहीं कम होने का नाम नहीं लेती। भारत में जो सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं वो अंग्रेजों के इसी कुकृत्य का फल है जिसे भारत आज तक भोग रहा है। अभी देखिए कब तक भोगेगा। ठीक है, अब ये हो गई कि हमने आपको अभी तक पूरा बताया कि हमारा इतिहास क्या है। ठीक है, अब बताते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक आपने जो जाना कि जैसे इतिहास से आशय है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, यही इतिहास है। तो इतिहास जानने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो अतीत में जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो इतने शासक आए जिन्होंने हमारे इतिहास को विदूषित कर दिया है, उस इतिहास को सुधारने समझने के लिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, हमारे मानव सभ्यता का विकास और सभ्यता के विकास से लेके वानर से लेके मनुष्य बनने तक की जो विकास यात्रा है उसको समझने के लिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में सब दुनिया में सबसे पहले नगरों का निर्माण करने के साथ साथ भारत की सभ्यता, संस्कृति, खगोल विद्या, गणित इत्यादि का हमारे तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं कि जो यहाँ से बांस की पाइप लगा के और यहाँ से चंद्रमा का मूवमेंट और तारों की गति को नाप लिए हैं, जो आज तक विज्ञान हैरान है। किसी ने आज तक हमारे जैसा कैलेंडर नहीं बनाया, विक्रम संवत जैसा किसी ने संवत नहीं बनाया आज तक। तो हमारी जो खगोल विद्या रही है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र रहा है, वो कैसा रहा है, उसको समझने के लिए, उसकी परंपरा को जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और खासकर ऐसे शातिर लोगों से बचने के लिए जो बहुत प्रेम से हमारे देश में घुसे, हमारे साथ घुले मिले और धीरे धीरे हमको नुकसान पहुंचा के, गुलाम बना के और हमारी जो है स्थिति को खराब कर दिए। व्यापारी के रूप में आए, शासक बन गए और हमें जो है कई सौ वर्षों तक गुलामी झेलनी पड़ी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए और उसके साथ साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने संपूर्ण इतिहास को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट नहीं हैं तो हम इतिहास क्यों पढ़ें। अब आपको हम बताते हैं कि आप स्टूडेंट नहीं हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। सही बात है, तार्किक भी है। लेकिन अगर आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आप ये कैसे जान पाएंगे कि आप पहले क्या थे, आज क्या हो गए। आपको पता होगा, अगर संचार के इतिहास को ही ले लिया जाए तो अभी 19वीं सदी में क्या हुआ, पहले टेलीग्राम आया, तार भेजे जाते थे लोगों को, फिर आया पेजर आया जिसपे फोन पे बात नहीं केवल नंबर छपता था, फिर टेलीफोन आया, उसके बाद सेलुलर मोबाइल आई, आज 5G 6G 7G। ये इतिहास ही तो है।
ये क्या है? ये संचार की विकास यात्रा भी ही तो है। ये तो आप जानते होंगे ना, जब आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो ये जरूर पूछते हैं ना, कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो ये जरूर पूछते हैं ना कि क्या जनरेशन है इसकी। इसका मतलब आपको पिछली जनरेशन में क्या था ये आपको पता है। आप जानते हैं कि उस जनरेशन से अगली जनरेशन उन्नत हुई है। क्या परिवर्तन है? इसकी बैटरी कैसी है, इसका नेटवर्क कैसा है, ये जनरेशन कौन सी है, इसमें जो है आवाज कैसे आती है, हर चीज के बारे में आप जानकारी लग रहे हैं। तो आपको पता है कि जो पिछली जनरेशन थी वो इससे पीछे थी, जो ये जनरेशन है इसमें ये परिवर्तन हुआ। इसी तरह इतिहास है, जब आप ये पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है तो पीछे की जनरेशन में क्या हुआ है, उस जनरेशन से लेके आज के जनरेशन में क्या हो रहा है, इसका जब अंतर आपको पता चलेगा तब आप जान पाएंगे आपकी विकास यात्रा कैसे हुई है, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। दूसरी चीज, आप इतिहास रोज पढ़ते हैं, आप इतिहास के बारे में रोज जानते हैं, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं। चलिए हम छोटे छोटे थोड़े थोड़े से उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ पाए। जैसे भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप किसी कारणवश डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, इसके पहले आप कभी बीमार रहे हैं? अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो हमें बताइए। तो डॉक्टर क्या करता है, उस मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे आपका इलाज शुरू करता है। ठीक है। दूसरी आपको बात बताते हैं कि जैसे कोई केस होता है आपके खिलाफ, आपको न्यायालय जाना पड़ता है, आपको थाने जाना पड़ता है। इवन देन जब आप कोई परीक्षा पास करके कोई नौकरी करते हैं या नौकरी में रहते हुए आपकी क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री निकाली जाती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जब आप किसी न्यायालय में जाते हैं तो वहां भी लगता है कि केस हिस्ट्री क्या है आपकी, मतलब इसके पहले भी आपने कोई अपराध किया है और ये अपराध किया है तो इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब कितने बजे आपने क्या किया, कितने बजे घर से निकले, कितने बजे जाके ये अपराध किया, ये सब चीजें कैसे हुई, इसका अध्ययन, मतलब ये हिस्ट्री आप उस दिन भी पढ़ते हैं न्यायालय में भी जाके। तीसरी सबसे बड़ी बात है जिससे आप रोज रूबरू होते हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके बेटा बेटे की किसी की शादी होती है, आप अपने किसी बेटे या बेटी की शादी की चर्चा करते हैं। तो जब शादी की चर्चा होती है तो क्या होता है, लड़का पसंद है, घर परिवार पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि बच्चे का ननिहाल कहाँ है, बच्चे की बुआ कहाँ है, या आपका पिछला इतिहास क्या है, आपके बाबा दादी क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चे के मामा गब्बर सिंह है, मतलब वो गब्बर सिंह का भांजा है, तो बताइए आप क्या करेंगे, आप इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप गब्बर सिंह के जो विचार से सहमत हैं तब तो आपके लिए वाह वाह हो जाएगी, आप तुरंत संबंध बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप गब्बर सिंह से सहमत नहीं है तो आपको ये जरूर पता होगा, आप ये जरूर सोचेंगे बड़ा अच्छा किए कि पता कर लिए, नहीं तो गब्बर सिंह के यहाँ शादी हो जाती तो हमारे बिटिया की जिंदगी या बेटवा की जिंदगी नरक हो जाती। ठीक है। तो इसलिए आप इतिहास पढ़ते रोज हैं, लेकिन आप जान नहीं पाते कि आप इतिहास कितना पढ़ रहे हैं। कभी एक पीढ़ी का पढ़ते हैं, कभी दो पीढ़ी की जानने का प्रयास करते हैं, कभी तीसरी पीढ़ी का के बारे में भी पता लगाते हैं। तो इतिहास का अध्ययन आपके जीवन में रोजाना है, आप रोज पढ़ते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो इतिहास हमारा विदूषित हो गया है, जो सबने ऐसे आताताइयों ने इतिहास को हमारे बदल के रख दिया है और जिससे आप लोगों के अंदर हीन भावना आ गई है कि हम पिछड़े हैं, हमारा इतिहास ऐसा रहा है, उस इतिहास को पुनः पढ़िए, नए विचार से पढ़िए, नई सोच के साथ पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं तो सबसे पहली बात तो आप ये कैसे जान पाएंगे कि वो कौन से सिख लोग थे, वो कौन से सिख सरदार थे जिन्होंने अपने धर्म, अपने समाज, अपने प्रांत, अपने देश की रक्षा के लिए मुगलों की नंगी तलवारों पर अपने सर को, अपनी गर्दन को रख दिया, अपने परिवारों को अपने आंख के सामने जो है दाव पे लगा दिया। आप कैसे जान पाएंगे उस मां पन्ना धाय को जिसने किसी राजकुल का चिराग बचाने के लिए, राजवंश का चिराग बचाने के लिए अपने चिराग को अपने सामने तलवारों से कटते हुए देखा। आप ये कैसे जान पाएंगे कि आजादी की लड़ाई में वो कौन से लोग थे कि जो हंसते हंसते फांसी के फंदों से झूल गए, सिर्फ इसलिए कि हम आज स्वतंत्र होकर अपना
स्वतंत्र होकर हम अपना जीवन सुचारू रूप से चलाएं, हमें फिरंगियों से आज़ादी दिलाने के लिए? आखिर वो कौन मत वाले थे जिन्हें अपने परिवार, अपने घर की चिंता न होकर अपने देश, अपने प्रांत, अपने समाज, अपने धर्म की चिंता थी? आप इसका अध्ययन इतिहास से ही कर सकते हैं। और अगर आप इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं, इन लोगों के प्रति आप अगर कोई भी अपनी भावना को व्यक्त नहीं करते हैं, तो ये मानव जीवन आपके लिए ये मानव जीवन निरर्थक है। आपको कम से कम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त ही करनी चाहिए जिनकी वजह से आप आज खुली सांस में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, जो मन आ रहा है खा रहे हैं और जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात अब आती है, आखिरी डायमेंशन की तरफ चलते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। तो ये हमारा चौथा सेगमेंट है कि इतिहास को पढ़ें कैसे। इतिहास को पढ़ने के लिए जैसे हमने आपको बताया कि जो इतिहासकार हैं, दरबारी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार, वामपंथी या दक्षिणपंथी इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जब आप इतिहास को पढ़ना शुरू करिए तो पहले इस चीज से मुक्त हो जाइए। ये जितने इतिहासकार हैं, जितने प्रकार के इतिहासकार हैं, इनको एक सिरे से खारिज कर दीजिए और आप अपने विवेक से एक जगह तटस्थ भाव से एक भारतीय के रूप में इतिहास का अध्ययन करिए। ये ध्यान रखिए, मन में ये भावना जरूर रहनी चाहिए कि हम भारतीय हैं और एक भारतीय के रूप में तटस्थ भाव से इतिहास का अध्ययन करिए। आपको पता चलेगा कि आपके साथ पिछले समय में क्या क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है। इन इतिहासकारों ने भारत के लोगों के इतिहास को इतना विद्रूपित किया कि लोग ये कहने में शर्माते थे कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, या हम इस परंपरा का पालन करते हैं। हमारे त्योहारों को, हमारे जितने पर्व त्योहार थे, उनको इन लोगों ने पिछड़े पर्व त्योहारों के रूप में घोषित किया, जिससे हम शर्मिंदा होने लगे और बहुत सी विकृतियां ऐसी आई जिससे हम अपने सभ्यता और संस्कृति से दूर होते गए। हम पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के चक्कर में अपनी सभ्यता को भूल गए। और पश्चिम वाले क्या कर रहे हैं? आप तो अपने परिवार को तोड़ के, आप अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ के पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम के लोग क्या कहते हैं कि सबसे अच्छी सभ्यता भारत में है, सबसे अच्छे परिवार भारत में है और सबसे अच्छे रिश्ते भारत में बनते हैं, क्योंकि भारत के जो रिश्ते होते हैं वो व्यवसाय से नहीं, दिल से होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा चौथा सेगमेंट। अब अंत में जितना अध्ययन आपने किया है, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा इतिहास क्या है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, और हम स्टूडेंट नहीं है तो हम इतिहास क्यों पढ़ें। आप जान गए होंगे कि आप स्टूडेंट नहीं है लेकिन फिर भी रोज इतिहास पढ़ते हैं। और चौथा सेगमेंट था कैसे पढ़ें। ठीक है, अंत में दोस्तों, हम आज जो कर रहे हैं वही कल इतिहास बनेगा। इसलिए वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमें इतिहास देता है। तो आज के सेशन में इतना ही। यस, मिलते हैं अगले सेशन में इतिहास की अगले चैप्टर काल विभाजन के साथ, जिसमें हम बताएंगे कि इतिहास को कैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं काल विभाजन के चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।